सो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इक्वल आई यूनिट मैट्रिक्स। देखो अगर इन्होंने कोई भी मैट्रिक्स हमें दी होगी, माना कि कोई ए मैट्रिक्स दी है, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी एलिमेंट है उसके, तब अगर हम उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से करते हैं, मतलब a इंटू ए करते हैं, अगर a कोई मैट्रिक्स है तो जो उसके सभी एलिमेंट्स होने चाहिए वो 1 1 1 होने चाहिए। यानी कि फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स 1 हो, अगर उसका कोई भी एक डायगोनल के सभी एलिमेंट्स अगर 1 है तो भी वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो पता चला इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? वह मैट्रिक्स जिसमें अगर किसी दी गई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में कराने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वह यूनिट मैट्रिक्स है। तो वह एक दी गई मैट्रिक्स जो है वो एक आपकी इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। ओके, उसके बाद आते हैं हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। ए के इक्वल 0 नल मैट्रिक्स। ठीक, सो के इज कॉल्ड एज द इंडेक्स मैट्रिक्स ए। देखो कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसकी पावर, मतलब के हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, के इज कॉल्ड एज द इंडेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी पावर कुछ भी ले सकते हैं। अगर उन मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर आंसर 0 आता है, ठीक है, तो वह मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स कहलाएगी या फिर उसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, देखो जैसे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये ए हमें कोई मैट्रिक्स दी है। अब हमने क्या करा, मैंने बोला ए की पावर के की जगह कुछ भी हो सकता है, पावर 2 पावर 3, माना पावर 2 था। ठीक है, तो हमने अब ए की मल्टीप्लाई ए में ही कर दी। देखो ये ए मैट्रिक्स थी, इसकी मल्टीप्लाई इसे में करी, रो इंटू कॉलम करके हमने मल्टीप्लाई करी, हमारी मैट्रिक्स जो मिली है वो हमें मिल गई है 0। देखो माइनस करके ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 0 मिल गई। यानी कि ए के इक्वल कितना आ गया? 0। ए स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 0। मतलब कि दी गई मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स जो है ये एक आपकी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है? ठीक है, और इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो भी 2 है, क्योंकि जो हमें मैट्रिक्स मिली है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मिली है। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखो हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या थी? ए के इक्वल ए आता है तो वह हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, के की जगह हम कुछ भी ले रहे थे 1 2 3, लेकिन हमारी पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? ए के प्लस 1 अगर ए आता है तो हमारी वह पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी। के प्लस 1 का मतलब जैसे ए स्क्वायर था तो स्क्वायर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसीलिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब जो पावर है उसे हम प्लस 1 के रूप में जरूर लिखें। ठीक है, के प्लस 1 के रूप में लिखी जानी चाहिए वह पावर। ठीक है, K is said to be the period of A, और जो K है वो आपका पीरियड भी कहलाता है उस मैट्रिक्स का। माना A की पावर 3 थी तो हम उसे K प्लस 1 के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 1। ठीक है, अगर A की पावर ये आपकी 3 दी हुई है तो आप इसे कैसे लिखोगे? देखो A की पावर 3 को आप क्या लिखोगे? A स्क्वायर प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो K की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? K की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो K क्या है? आपका पीरियड भी है यहाँ पे। ओके, समझ आ रहा है? तो उसके बाद में अब देखो ए कोई मैट्रिक्स दी हुई थी, इन्होंने ए स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया है। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 2 प्लस 1 के रूप, वो 1 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो सॉल्व होके आई है, देखो ये मैट्रिक्स आई है और हमारी ए कितनी थी? ये थी, और सॉल्व होके कितनी आई है? ए स्क्वायर करके भी यही मैट्रिक्स आई है। देखो मैट्रिक्स ये और ये सेम है ना, तो अगर ये इक्वल आती है, ठीक है, तो हमारी क्या होगी? एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी। अब के की वैल्यू यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1, और के की वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो अगर ए जो है, ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जब हम मोड निकालते हैं वो 0 के इक्वल ना आए। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगी आपको। उस मैट्रिक्स का मोड जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर मोड 0 के इक्वल आता है तो वह मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके,
अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जीरो के इक्वल आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना आपने सीखा होगा 12th 11th में भी। देखो, अगर ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो पहली बात तो हम ट्रांसपोज को ए की ए डैश से, ए सी से, या ए इनवर्स से, इससे भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम ए डैश से और ए सी से ही शो करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, हम क्या करते हैं, लेटे हुए को खड़े हुए में चेंज कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम्स में। देखो यहाँ फर्स्ट रो क्या थी, ए बी, अब हम इसे क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम लिख देंगे ए बी, ये लिख दिया। और सेकंड रो क्या थी, सी डी, अब इसे हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे सी डी। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, मतलब आपको रो में को सीधा कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, बस इतना करना है, ठीक है। ये है आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है ए बी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश, मतलब अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दी हैं तो उनकी मल्टीप्लाई, पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे ए और बी की, फिर उनका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब पड़े हुए को खड़े हुए में, यानी रो को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। और अगर फिर बी और ए की, पहले बी का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो ट्रांसपोज आया उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल आना चाहिए, ये एक आपका रूल होता है, ठीक। देन आती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। रूल भी कह सकते हो या कह सकते हो ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है अधिकतर, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए डैश ए, मतलब कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है वो, और उसका ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज फिर ए की मल्टीप्लाई करें, और पहले मैट्रिक्स फिर ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल हो। और वो क्या होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो वह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाई। समझ आ रही है बात, ठीक है। यदि ए का इनवर्स ए डैश के इक्वल होगा तब भी वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ए का इनवर्स, देखो ए का इनवर्स निकालना मैं बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अधिकतर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश या ए सी से शो करते हैं। अब ए का इनवर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, निकालना है एडजॉइंग ए अपॉन मोड ऑफ ए से, है ना, या फिर ऑपरेशन लगाकर। कैसे निकालते हैं इनवर्स वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये आ गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स, या फिर बोल सकते हैं इसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका दिखाया हुआ है, ये रहा, है ना, ये रहा, क्या है आपका फॉर्मूला, क्या है, ए इनवर्स अगर निकालना है तो इक्वल एडजॉइंग ए अपॉन ए, है ना, मोड ऑफ ए कह सकते हो आप। तो कैसे निकालेंगे इसे वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल इनवर्स मैट्रिक्स या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डैश है, डैश यानी ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज क्या होता है, जब मैट्रिक्स की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लाइक देखो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स थी, ये तो इन्होंने खैर क्या निकाल दिया, ये इन्होंने इसका इनवर्स नहीं, ये डैश निकाला है इन्होंने, है ना, डैश है, सॉरी क्या निकाला है इन्होंने, ये इन लोगों ने निकाला है डैश, ठीक, ये डैश निकाला है। तो देखो क्या करे है, सभी पड़े हुए को खड़ों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रो को कॉलम में, ए डी माइनस सी, ए डी माइनस सी, डी बी एफ माइनस ई एफ सी, माइनस ई एफ सी, सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब देखते हैं क्या होता है, दोनों ही हमारी इक्वल आ रही है। देखो ये ए थी और ये हमने चेंज करी, चेंज करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है, तब भी इक्वल आ रही है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आता है तो वह मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फिर आती है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपकी क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स में अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक के इक्वल आता है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। मान लो ये एक मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, माना हमने ये मैट्रिक्स दी हुई, अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला ए डैश, तो 0 ए माइनस बी को ये कर दिया, रो को सबको कॉलम में चेंज, इस वाली रो को इस कॉलम में चेंज और इस रो को इस कॉलम में चेंज। अब जरा देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, जरा देखो, जो एलिमेंट इधर प्लस में थे, एलिमेंट सारे सेम है, बस जो एलिमेंट इधर प्लस में थे वो एलिमेंट इधर किस में आ गए, माइनस में आ गए। यानी अगर इसमें, इस वाली मैट्रिक्स में अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूं तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि ए इक्वल क्या है, माइनस ए डैश। समझ आ रही है बात, तो ये एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाती हूँ, हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है।
तो देखो इसमें बोला है क्वेश्चन में शो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, मतलब ये दी गई जो मैट्रिक्स है आपको ये शो करना है कि ये ऑर्थोगोनल होगी। अब ऑर्थोगोनल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि a इंटू ए डैश जो होना चाहिए वो आई के इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर दी गई मैट्रिक्स की उसी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वह मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, यही रूल पढ़ा था हमने, ए डैश इक्वल आई। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो ये ए है, ये दी गई मैट्रिक्स है आपकी। अब ए डैश के लिए आप क्या करोगी, सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे आप। देखो ये रो थी -1 2 इन 2, तो हमने कॉलम लिख दिया -1 2 इन 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 -1 2 2 -1 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 2 -1 2 2 -1। क्लियर? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद क्या करते हैं, अब ए डैश, भाई ए डैश भी मिल गया, अब ए भी है हमारे पास, तो हम ए डैश निकालेंगे क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है ए डैश इक्वल आई होना चाहिए। तो देखो ये ए रख ली और ये ए डैश रख ली। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना है मैंने बता दिया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लोगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ। देखो फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, अब -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 की मल्टीप्लाई अब -1 के साथ करोगे 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 4, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ 2 2 जा फिर 4। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करके यहाँ लिखी, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ करके यहाँ लिखी, अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करके यहाँ लिखेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2। इतना क्लियर? ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब फर्स्ट रो की तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कॉलम के साथ करके अलग अलग लिख दी। अब सेकेंड रो की भी इसी तरह करेंगे। पहले सेकेंड रो की आप फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -1, 2 इंटू -1 -2, फिर -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 4। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ करके यहाँ लिखोगी, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम के साथ करके यहाँ लिखोगी। इसी तरह थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ देखो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 2 -2। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करके यहाँ लिख दी, इसी थर्ड रो की सेकेंड कॉलम के साथ करके यहाँ, थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ करके यहाँ। देन क्या करेंगे, फिर इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करके हमारी ये मैट्रिक्स मिलती है 4 4 8 +1 = 9। ठीक है, -2 -2 -4 और ये +4, तो -4 से +4 कैंसिल इक्वल 0। और ये आपकी, क्योंकि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए 1/3 इंटू 1/3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9, जो कि आपका मैट्रिक्स के बाहर चल रहा है। तो अब देखो क्या ये मैट्रिक्स, अगर हम इस मैट्रिक्स में से 9 कॉमन ले सकते हैं, ये रूल होता है कि अगर डायगोनल में कोई एलिमेंट्स, देखो 9 कॉमन हमें सब में से ही लेना है, लेकिन अगर हम 0 में 9 इंटू 9 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें सभी में, तो क्या मिलेगा, पहली बात तो कुछ चेंज नहीं होगा। हमें क्या करना होता है, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी इक्वेशन में हम जिसकी मल्टीप्लाई अपने पास से करते हैं उसी नंबर का डिवाइड भी करना होता है, यानी इक्वल चेंज करना होता है। ठीक है, ऐसा चेंज जिससे कि दिए गए क्वेश्चन में या दिए गए एलिमेंट में कोई चेंज ना हो।